बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लॉ ऑफ मैथ एक्शन को। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा चैनल इनोवेशन लर्निंग देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। लॉ ऑफ मैथ एक्शन, ये दो साइंटिस्ट थे, C.M. गुल्डबर्ग और P. वॉच। ये लॉ इन दो साइंटिस्ट ने 1864 के अंदर पेश किया। ये आपको पता होना चाहिए। ये अपने ज़माने के दो बड़े इंपॉर्टेंट केमिस्ट थे, बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन में बेसिकली इन दोनों साइंटिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी किया और उन्होंने ये चीज़ देखी कि किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आपके पास कोई भी गिवन है, तो उस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप C.M. गुल्डबर्ग और P. वॉच ने सबसे पहले स्टडी किया। लॉ ऑफ मैथ एक्शन की सिंपल डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the active masses of the reacting substances। यानी किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है, उसके अंदर जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं आपके पास, ठीक है ना, यानी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एक्टिव मैथ। ये एक्टिव मैथ क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जी। तो एक्टिव मैथ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव मैथ को हम डिफाइन करते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, आपके जो भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनका कंसंट्रेशन जो है, उनकी क्वांटिटी, उनकी मिकदार अगर आप मेजर करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट के अंदर, तो उसको हम एक्टिव मैथ कहते हैं। और इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्टिव मैथ को हमेशा हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि जब भी आप लिखेंगे, एक आगे में फार्मूला डिराइव करेंगे, तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इसके लिए आप स्मॉल ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा स्टैंडर्ड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, वो आप यूज़ करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 10 के ऊपर लॉ ऑफ मैथ एक्शन की एक डेफिनेशन दी गई है। ये मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा। इस डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास इस स्टेटमेंट को ज़रा देख लें। यहाँ पे दिया गया है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैथ एंड द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप शॉर्ट करके, सिंपल करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताई है। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, अगर आपने यही याद करनी है तो इस मिस्टेक को ठीक कर लें। यहाँ पे एट द एंड ऑफ डेफिनेशन उसने रिएक्टेंट्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये गलत है। रिएक्टेंट्स नहीं यूज़ करना, बल्कि यहाँ पे आपने लिखना है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का वर्ड जब आप यूज करेंगे तो उसमें
एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स भी आ जाएंगी और एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। खाली रिएक्टेंट्स नहीं होते बल्कि उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का वर्ड आपने यूज करना है। यहाँ पे ये एक मिसनोमर है, ये एक गलती है, इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना। और एक्टिव मैस को हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट में यूज करेंगे और इसके लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। लॉ ऑफ मैस एक्शन को एक सिंपल डेरिवेशन है, उसकी मदद से एक्सप्लेन किया गया आपकी बुक में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन में ये डेरिवेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिंपल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है। आप जनरल लिख रहे हैं, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जनरल आप लिख रहे हैं। दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, इनसे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं सी एंड डी और इनके मोलर कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसको आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल बी से, बल्कि इट्स मच बेटर कि आप इसको यूं करके लिखें, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और बी के मोल्स को स्मॉल बी से और सी के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल सी से और कैपिटल डी के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल डी से। तो अब यहाँ पे इसके अंदर ये चीज़ देखी गई कि अब आप इसमें कैलकुलेट करें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो लॉ के अंदर ये बात कही गई है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन एफ आर में लिख रहा हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, आपने पूरा लिखना है पेपर के अंदर। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये लिख के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं, ये चीज जरा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, ये जरा नोट कर लें कि जब आप रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज मेंशन करते हैं तो इसके दरमियान में आपने प्लस का साइन नहीं डालना, ये गलत है। बास बच्चे ए और बी के दरमियान में प्लस डाल लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपके डॉट लगाना है और ये डॉट जो है ना, ये बेसिकली मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ, अब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें आप इस प्रोपोर्शनैलिटी का ये जो साइन है आपके पास, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अब हम इसको ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं जिसको आप के एफ का नाम देते हैं। जी, तो यहाँ पे के एफ क्या है? के एफ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास सेकंड जो बात कही गई है लॉ में वो ये है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, और आर से क्या बनेगा? रिवर्स रिएक्शन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, उनकी एक्टिव मैसेज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन इसमें यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन आ रहा है, अब इस साइन को हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे हम इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे जिसको हम के आर का नाम देते हैं। ये स्मॉल सी होता है, बड़ा इसका आपने ख्याल रखना, ठीक है। यहाँ पे के आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगेन आपने याद रखना है कि इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब आपने ये देखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेज जो होती है ना, इक्विलिब्रियम की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी और वो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमेशा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आप यहाँ पे इनकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 की जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे पुट कर लें।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास था ठीक है जी, और इसके साथ हमने लिखा था के एफ, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था जी। तो अब आपने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम। यहाँ पे आपके पास जो के एफ और के आर आ रहे हैं ना, इनको आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, के एफ ओवर के आर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। और ये वाले जो फैक्टर्स हैं ना, इनको आप क्या करें, राइट हैंड साइड पे ले जाएं। तो ये आपके पास डेरिवेशन क्या बन जाएगी, concentration, molar concentration of the products to the molar concentration of the reactants। ये आपके पास एक सिंपल सी डेरिवेशन बन जाती है। अब यहाँ पे ये जो दो आपके पास है ना कांस्टेंट के एफ ओवर के आर, इनको हम एक और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज के सी। के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन के अंदर आप क्या करेंगे, के एफ ओवर के आर को रिप्लेस कर देंगे के सी के साथ। ठीक है, तो आपके पास आपकी रिक्वायर्ड डेरिवेशन बन जाएगी। अगेन जहाँ पे छोटी सी बात आपको बता दूं कि इसमें जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसके दरमियान में आपने प्लस बिल्कुल नहीं डालना, ये प्लस गलत है। ठीक है, इनके दरमियान में आपके कंसंट्रेशन या एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट फॉर प्रोडक्ट्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जिसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस का साइन आपने आगे नहीं डालना। यहाँ पर आपकी ये डेरिवेशन खत्म हो जाती है। एट द एंड आपने के सी को जना, के सी की डेफिनेशन जो है वो भी आपने इस टॉपिक के अंदर ऐड करनी है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन मेंशन है हम उसको देख लेते हैं। वो आप इसी इक्वेशन को, इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है उसको सामने रख के बनाई गई है जी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के सी, उसकी डेफिनेशन आपने ये याद रखनी है कि इट इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये एक रेशो है दो चीज़ों के दरमियान में, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के दरमियान में एक रेशो है, जिसमें हर एक की जो पावर्स होती हैं उनके मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, जो कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलते हैं। उनको आप क्या करते हैं, कोएफिशिएंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस टॉपिक से आपको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल इनोवेटिव लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम।